हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई होप आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज से हम अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेशोज। तो ये हमारा चैप्टर वन है रेशोज, प्रोपोर्शंस, इंडाइसेस एंड लोगैरिथम। इसके चार पार्ट्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहला पार्ट रेशोज आज रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेशो का चैप्टर रिवाइज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज होंगे, ऑल द कंसेप्ट। साथ में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल के और एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेशोज। रेशोज चैप्टर करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेशो एक्चुअली होती क्या है। व्हाट इज अ रेशो? तो जब कभी भी हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि रेशो क्या होती है, 2:3 लिख दिया, 4:5 लिख दिया, ये लिखते आ रहे हैं। पर हमें एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि रेशो होती क्या है। तो रेशो क्या होती है? जब कभी भी हम किसी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनाती है? रेशो। लेट सपोज कि अगर मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया, तो इसको एक और तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि 2:3। समझ आया? तो दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनती है? रेशो। एक्चुअली हम डिवाइड कर ही क्यों रहे हैं, हम रेशो बनाते ही क्यों हैं? दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए क्यों करते हैं हम रेशो, क्यों बनाते हैं? कंपैरिजन करने के लिए। दो क्वांटिटीज का अगर हमें कंपैरिजन करना होगा तो हम उसकी क्या ले लेते हैं? रेशो। तो रेशो जो होती है वो हमेशा, इसका फिक्स रूल है, वो सेम तरीके की चीजों की होगी और सेम यूनिट में होगी। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। सेम काइंड का क्या मतलब है कि कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा सेम तरीके की चीजों का ही किया जाता है। कभी आपने ऐसा सुना है कि हाथी का कंपैरिजन जो है वो चींटी से कर रहे हैं? नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। कभी तो सुना है कि एक इंसान का हमने हाइट ले लिया और दूसरे इंसान का वेट ले लिया? ऐसा भी नहीं होता। जो कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा सेम ही चीजों में किया जाएगा। या तो आप दो इंसानों को अगर कंपेयर करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, तो दोनों की हाइट ही लो। अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट करना चाहते हो तो दोनों का वेट ही लो। ऐसा नहीं होगा कि आप एक इंसान की हाइट ले रहे हो और दूसरे इंसान का वेट ले रहे हो। समझ आया? तो सेम काइंड का यही मतलब है। एंड सेम यूनिट का ये मतलब होता है कि उन दोनों को अगर आप वेट ले रहे हो, लेट सपोज कि आपने दो पर्सन थे, एक पर्सन ए था और एक पर्सन बी था। एक पर्सन का वेट जो था वो केजी के अंदर दे रखा है और दूसरे पर्सन का वेट जो है वो ग्राम्स में दे रखा है, तो आप इन दोनों की रेशो नहीं ले सकते अनटिल अनलेस आप या तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करो या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। इनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास दो डिस्टेंसेस हैं, एक किलोमीटर में दे रखा है, एक मीटर में दे रखा है, तो आप तब तक उसकी रेशो नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उसको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर लेते। एंड वी ऑल नो कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे? 2000 मीटर हो जाएंगे। अब ये भी मीटर में आ गया, ये ऑलरेडी मीटर में है। इनकी रेशो अगर मैं लूंगी तो वो रेशो क्या बन जाएगी? 4:1। 4/1 दैट मीन्स 4:1। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एक क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? रेशो निकालो हाइट का और वेट का। अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि रेशो हमेशा सेम काइंड की चीजों में निकलती है, तो इसका आंसर आ जाएगा नोट अ रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सब कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, 25 आवर्स दे रखे हैं एंड 45 मिनट्स दे रखे हैं। है तो दोनों टाइम ही, बट इसके अंदर एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर क्या आएगा कि रेशो दे रखी है आपको ए एंड बी की। ठीक है, आपको बोलेगा रेशो ऑफ ए एंड बी। जब कभी भी दो रेशो इंक्लूड करते हैं, हम रेशो बढ़ते हैं, तो इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं। एक आता है पहली टर्म और एक आती है दूसरी टर्म। देखो एबीसीडी आई गेस आप सभी को आती होगी। एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ए। तो जो ऊपर वाली टर्म होती है दैट इज द फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म होती है उसका नाम होता है एंटीसीडेंट। क्या नाम होता है? एंटीसीडेंट।
और जो दूसरी वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। एबीसीडी में सी बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाता है कॉन्सिक्वेंट, और आगे वाली टर्म का नाम, पहले वाली टर्म का नाम होता है एंटीसीडेंट। ठीक है। रेशियो के अंदर ऑर्डर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3:4 जो है वो 4:3 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? लेट सपोज एग्जांपल देखते हैं कि एक क्लास के अंदर 24 बॉयज थे एंड 16 गर्ल्स थी। तो अगर मैं बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो बोलूंगी तो वो क्या आएगी? 24:16, यानी कि 3:2। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो, तो वो आएगी 16:24, यानी कि 2:3। मीन्स ये दोनों आपस में सेम नहीं है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज टू गर्ल्स और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स टू बॉय। क्लियर होगा आई गेस यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट टॉपिक आता है, कभी आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि रेशियो ऑफ ए टू बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टू बी? ए टू बी लिखने का मतलब होता है कि ए जो है वो बी के साथ में रेशियो में है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टर्म है कि बोथ द टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर एज अ रेशियो। जो होती है वो हमेशा लोएस्ट टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करी जाती है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। जैसे 18/24 है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इसको सिंपल टर्म्स में क्या करते हैं? कट करते हैं। कट करने का बेसिकली मतलब क्या होता है? हम उस नंबर को ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको कट करते हैं 6 की टेबल पे, 3 की टेबल पे। तो इसको ऊपर नीचे हम 6 से बेसिकली डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? 3:4। अब ये आगे कहीं और नहीं कट रहा, मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो रेशियो के अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रेशियो जो होती है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही एक्सप्रेस करी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेशो जो होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती यूनिट? लेट सपोज कि हमने बोला कि 2000 किलोमीटर, जो हमारा ऊपर हमने एग्जांपल देखा था भाई, एंड 500 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाता है? कैंसिल। जीरो से जीरो चली जाती है, तो क्या हो जा बन जाएगा? 4:1। जो यूनिट होती है वो आपस में क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। तो अगर हमसे कोई पूछे क्या रेशो की कोई यूनिट होती है, तो हम बोलेंगे नहीं, रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाती है? कैंसिल। यहां तक था बेसिक कि रेशो क्या है, रेशो कब निकाली जाती है, रेशो हम क्यों निकालते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रेशो। रेशो कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहली आती है इनवर्स रेशो। क्या आती है? इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? किसी ना किसी चीज का उल्टा। लेट सपोज कि हमें बोल दिया कि A/B, ये क्या है? रेशो दे रखी है लेट सपोज 3/4, इसका इनवर्स कर दो। हम बोलते हैं ना कि तेरे को उल्टा करके लटका दूंगा। उल्टा करने का क्या मतलब होता है कि हमारी लेग्स जो है वो ऊपर आ जाएंगे और जो हेड है वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। दैट इज नोन एज इनवर्स। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं कि ही इज माई डुप्लीकेट, शी इज माई डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी करना। अगर हमें कभी भी कोई बोले कि डुप्लीकेट रेशियो निकाल दो, तो डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेट सपोज A/B एक रेशियो दे रखे हैं और इसका हमें डुप्लीकेट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? इस रेशियो को अपने से ही सेम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या बन जाती है? ये डुप्लीकेट रेशियो। और अगर हम नॉर्मल सेंस में बोले तो जो भी रेशियो दे रखी है अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो बन जाएगी डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने का क्या मतलब होता है? जो भी रेशियो दे रखी है आप उसका क्या ले लो? अंडर रूट, तो वो क्या बन जाएगी? सब डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आती है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट का क्या मतलब? ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि वो क्या हो रहा होगा? ट्रिपल। तो ट्रिपल हो रहा है तो क्या कर दो? जो भी रेशो दे रखी है उसको ऊपर नीचे क्या कर दो? क्यूब कर दो। और इसको हम खोल के समझें तो इसका मतलब क्या है कि उस रेशो को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये रेशो क्या बन जाएगी? A³/B³। नेक्स्ट आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या आ रहा है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। इसका मतलब क्या है कि जो भी रेशो दे रखी है उसका ऊपर और नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट। क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट। इसको हम खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, A⁻1/3 और B⁻1/3। इसको इन डेप्थ हम थोड़ा समझेंगे कब? इंडाइसिस के अंदर। बट आई गेस आप सबको ये पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है इस चैप्टर की, रेशो कंपाउंडेड। काफी बारी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पेपर के अंदर। रेशो कंपाउंडेड क्या होता है एक्चुअली? तो रेशो कंपाउंडेड का मतलब होता है अगर आपको दो रेशोज दे रखी हैं और आपको बोला गया है कि आपको रेशो कंपाउंडेड निकालनी है, तो इसका मतलब होता है कि आप उन दोनों रेशोज को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जितनी भी रेशोज को आपका रेशो कंपाउंडेड निकालना है तो आप उन रेशोज को उठा के क्या कर दोगे? सिंपल मल्टीप्लाई। लेट सपोज A/B दे रखा है, C/D दे रखा है, ये तो हमने एग्जांपल दे रखा है, इनको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई।
ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से समझते हैं। तीन रेशोज दे रखी है हमें, 2:3, 4:5 एंड 6:7, और इसका हमें क्या निकालना है, रेशो कंपाउंडेड। तो लेट्स सी हम क्या करेंगे, रेशो कंपाउंडेड हमें पता है, रेशो कंपाउंडेड, कंपाउंडेड सुनते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा रेशो कंपाउंडेड बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेशोज को आपस में मल्टीप्लाई। रेशोज को सिंपली लिख देना है, और उसके बाद कंपाउंडेड निकालना है तो ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और थोड़ा स्मार्टली करना है, क्योंकि देखो इसके अंदर आप पूरा पूरा पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर पूरा पूरा कट करोगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको अगर कुछ दिख रहा है कि कुछ कट हो रहा है तो आप साथ साथ उसको कट करते रहो, और कुछ नहीं कट हो रहा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 4 8 एंड 8 2 16, एंड नीचे क्या आ जाएगा, 7 5 35। तो रेशो आपकी क्या बन गई, बेसिकली रेशो कंपाउंडेड क्या बन गई, 16:35। नेक्स्ट आती है कमेंजरेबल क्वांटिटीज। क्या आती है, कमेंजरेबल क्वांटिटीज। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट मैं वैसे फिर भी बता देती हूँ। रेशो कमेंजरेबल क्वांटिटीज का मतलब होता है अगर आप किसी रेशो को इंटीजर्स में एक्सप्रेस कर पाते हो, ऊपर नीचे इंटीजर अगर बन जाता है तो दैट इज नोन एज कमेंजरेबल। और अगर ऊपर नीचे इंटीजर नहीं बन पा रहा, लाइक √2/2 या √2/√3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको आप इंटीजर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो रेशो बन जाती है। या उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं जिनको हम नॉर्मल इंटीजर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बन जाती है इनकमेंजरेबल क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूड रेशो। नाम से ही समझ आ रहा है कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यू का क्या मतलब है, एक ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, जो रुक नहीं रही है। लेट सपोज कि ये तीन चीजें दे रखी हैं। रेशो का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के अंदर ही सीमित नहीं है, इसकी बाउंड्रीज काफी ज्यादा बड़ी हैं। कंपैरिजन जो होता है वो सिर्फ दो चीजों का नहीं किया जाता, मल्टीपल चीजों का भी किया जाता है। इफ वी आर हैविंग 3 पर्सन और उनकी सैलरी अगर हमें दे रखी है तो हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल फंडा जैसे हम पहले कर रहे थे। अगर 12,000 लिखा है बीच में रेशो लगा दो, 14,000 लगा है बीच में रेशो लगा दो, 16,000 लिखा है बीच में रेशो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी, एंड नेक्स्ट वह हम क्या करेंगे, इसको 2 के टेबल पे कट कर देंगे, 6 and 7 and 8। तो व्हाट इज द रेशो, इज 6:7:8। तो ये रेशो इनकी बन गई। इसके बाद ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछ लिया जाता है अक्सर पेपर में, और आप सबको अगर नहीं पता है तो आपको ये बात अभी तक पता चल चुकी होगी कि जो आपका पेपर है उसके अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड है। हमसे पूछा गया है 2/3 एंड 5/8 में से बड़ा कौन है, विच ऑफ देम इज ग्रेटर। अगर हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज बड़ी है तो आपको सिंपली क्या करना है, वैसे इसका प्रोसेस ये होता है कि आप इसको क्या करो, सेम उसके अंदर कन्वर्ट कर लो। क्या करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको क्या करो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसको क्या करो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये रेशियो क्या बन जाएगी, 16/24, और ये क्या बन जाएगी, 15/24। हमें पता है कि बड़ा कौन आ रहा है, आगे वाला, ठीक है। बट पेपर में कभी कभी हमें नहीं भी समझ आता, इतना टाइम भी नहीं होता कि हम किसको सेम बनाएं, क्या लें हम ऐसा कि ऊपर नीचे सेम चीजें बन जाएं। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली 2 को 3 से डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर पे। जैसे आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.66। और जब आप 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.625। आपको खुद ही दिख रहा है कि बड़ा कौन है, आगे वाला। तो हमें अगर पूछेगा कि बड़ा कौन सा है तो आप किसको टिक कर दोगे, 2:3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी एक अच्छी वेराइटी है, जैसे हम बचपन में करते थे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:1, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। तो हमें क्या करना होगा, बचपन में हम इस क्वेश्चन को करते थे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, या तो एक्स वाई लेके करते थे, या फिर जो सिचुएशन दे रखी होती थी उसके अकॉर्डिंग एक्स के अंदर ही कन्वर्ट कर लेते थे पूरे क्वेश्चन को। बट यहाँ पे अब हम बड़े हो चुके हैं, हम सीए के बच्चे हैं, तो हमें एक्स वाई लेके नहीं करना है। जब तक नहीं करना है जब तक हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बोला हुआ है 80 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज टू गर्ल्स की रेशो दे रखी है। पहले ये बात ध्यान से नोट करना, पेपर के अंदर जानबूझ के कभी कभी क्या करता है, गर्ल्स टू बॉयज की रेशो दे देता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। तो ये रेशो हमें दे रखी है 4:1। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं तो इसका मेथड क्या होता है, बॉयज का पोर्शन कितना है 4, टोटल पोर्शन कितना है 4 + 1 5, एंड टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में 80। तो क्या करना है, सबसे पहले बॉयज का पोर्शन लिख लेना है, बॉयज के पोर्शन को लिखने के बाद बाय में टोटल पोर्शन लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसको
जितने क्लास में बच्चे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये 16 पे कट हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, 64। 64 आर नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज जो है वो 64 है। गर्ल्स निकालने का एक तरीका तो ये है कि टोटल बच्चे 80 थे, बॉयज उसमें से 64 हैं, तो गर्ल्स कितनी बच जाएंगी, 16। अगर आपको ऐसे इसी वाले मेथड से देखना है तो आप इससे देखो कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कैसे निकलेंगी। गर्ल्स का प्रोपोर्शन था 1, टोटल था 5, एंड ये क्या था 80, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली 16। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो भी आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल है। तो इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं इफ द वेट ऑफ द राम इज 80 kg, वेट जो है राम का वो कितना है 80 kg, उसने अपने वेट को रिड्यूस कर लिया है 5:4 में, तो उसका नया वेट क्या होगा। ओरिजिनल वेट देखो राम का क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी ऐसे लिख लिख के नहीं करना है, जितना आप पेपर का कम यूज करने की जैसे प्रैक्टिस डालोगे वैसे ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो राम का वेट ओरिजिनल था 80, नया वेट हमें निकालना है, हमें नहीं पता। ओरिजिनल इज 80, न्यू वेट को मान लेते हैं हम x। वेट कम किस रेशो में हुआ है, 5:4 में, इक्वल कर दिया, जिस भी रेशो में है 5:4 में था तो इक्वल कर दिया। यहां से हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू को निकाल लेना है। ये कट जाएगा 16 पे, तो वेट आ जाएगा राम का न्यू वेट 64 kg। ठीक है, तो ये ओरिजिनल वेट जो था राम का वो क्या था 80 kg, और जो रिड्यूस करके वेट आया है वो कितना आ गया 64 kg। आई गेस आप सबको ये रेशियोज के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऊपर, एंड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके अंदर रेशियो के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यही बात हुई है। रेशियो जो है वो सेम क्वालिटीज क्वांटिटीज जो होती हैं जिनकी सेम काइंड होती है उन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करती है। क्वांटिटी को कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट क्या हो, सेम हो। उसके बाद यही क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेटर कौन सा होगा, मैं इसका मेथड आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सा मेथड बड़ा होगा। सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको करा दिया कि रोनक का वेट इतना है, उसने अपने वेट को इसमें रिड्यूस किया है, तो न्यू वेट क्या होगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स सी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ 720 स्टूडेंट्स। टोटल बच्चे हैं हमारी क्लास में कितने 720। उसके बाद बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो हमें दे रखी है 3:5। ओके, 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। हमें कह रहा है कि 18 गर्ल्स जो हैं वो एडमिट हो गई हैं स्कूल में। कह रहे हैं कि कितने बॉयज को हम एडमिट करें स्कूल में कि जो रेशो है, जो नई रेशो आएगी वो क्या आ जाएगी 2:3। तो हम ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं पहले कि ओरिजिनली बॉयज कितने थे, बॉयज कितने थे 3/8 इंटू में टोटल बच्चे। तो टोटल बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा 720 को 8 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 90 पे कट जाएगा, तो ये आ गया 270 जो थे वो बॉयज थे। तो गर्ल्स कितनी थी ओरिजिनली, टोटल बच्चे थे 720, और बॉयज हमारे आ गए कितने 270। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 450। ये हमारा ओरिजिनल डाटा आया है। ओके, ओरिजिनल। अब हमें क्या कह रहा है कि गर्ल्स जो है वो कितनी एडमिट कर दी हैं, 18 गर्ल्स एडमिट कर दी। तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 450, तो ओरिजिनली थी, इसमें 18 गर्ल्स को हमने ऐड कर दिया। तो 450 के अंदर अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो ये गर्ल्स का नंबर आ जाएगा 468। ठीक है, हमें ये बोल रहा है कि कितने बॉयज को मैं ऐड करूं कि जो रेशियो है वो क्या बन जाए 2:3। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ओरिजिनली बॉयज कितने थे 270, बॉयज कितने ऐड करें मुझे नहीं पता तो मैंने उसको एक्स मान लिया, 468 आ गया। और वो रेशियो क्या आनी चाहिए 2:3। आपके पास ऑप्शंस होंगे एग्जाम में, तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऑप्शन से पुट करके चेक कर सकते हो, जिससे भी वैल्यू 2:3 आ जाएगी वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि ऑप्शन से करना थोड़ा लेंदी हो रहा है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो उससे भी आंसर आपका निकल जाएगा। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूड रेशो का कंसेप्ट, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, 2, 3 तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आपके मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही आंसर है, तो इसको ध्यान से समझना।
कोई इंसान जितना ज्यादा, जितना अर्न करता है, इनकम जो भी होती है किसी इंसान की, अगर उसमें से वो अपनी सेविंग्स को माइनस कर देगा तो उसका क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर, कि वो क्या कर रहा है, जितना खर्चा कर रहा है। और सिमिलरली अगर कोई इंसान अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर देगा तो उसके पास क्या बच जाएंगी, सेविंग्स। क्या बच जाएंगी, सेविंग्स। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन वॉज इन द रेशो, आर इन द रेशो 4:5। दो इंसान है और दोनों की मंथली इनकम की रेशो दे रखी है 4:5। मंथली एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है 7:9। और वो दोनों के दोनों जो है वो 50 रुपए महीने का सेव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि इन दोनों की जो इनकम है वो कितनी है, 4x एंड 5x। मान ली हमने इन दोनों की इनकम 4x और 5x। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो सेविंग्स आ जाती हैं, और इनकम में से अगर हम सेविंग्स को माइनस कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर आ जाता है। फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो कमाता है 4x, सेव करता है 50 रुपीज। अगर मैं इसकी रेशियो ले रही हूँ दूसरे पर्सन से जो कमाता है 5x और वो सेव कितना करता है, 50 रुपीज, तो उन दोनों की जो रेशो बन रही है वो रेशो बन रही है 7:9। ये 7:9 जो है वो क्या है, देखो एक्सपेंडिचर की रेशो, क्या है, एक्सपेंडिचर की रेशो। तो मैंने क्या किया, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दिया दोनों तरफ, और उसकी रेशो किसके, उसकी जो वैल्यू थी वो एक्सपेंडिचर के इक्वल आ रही थी, तो एक तरीके से मैंने एक्सपेंडिचर की रेशो ले ली। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 100। ठीक है, 100 आ गई एक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी थी कि उन दोनों की मंथली इनकम क्या होगी। मंथली इनकम को हमने लेट किया था 4x एंड 5x, तो 4 × 100 क्या आ जाएगा, 400। और इस बंदे की इनकम आ जाएगी 500, तो आंसर आएगा 400 एंड 500। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ टू हाउसेज वॉज 16:23। दो घर थे और दो घरों की रेशो जो है, उनके प्राइजेस की रेशो दे रखी है 16:23। 2 साल के बाद जो पहला घर था उसका जो प्राइस था वो 10% बढ़ गया। हमें पता है कि टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं, तो 2 साल के बाद उस प्राइस जो था, उस घर का प्राइस जो था वो 10% बढ़ गया। आप मुझे एक बात बताओ, 10% जो बढ़ा है वो किसका बढ़ा होगा, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है उसी का। अभी समझते हैं इस चीज को भी, आगे चलते हैं। और जो दूसरा प्राइस है, दूसरा घर है, वो इतने रुपए महंगा हुआ है, कितना, 477 रुपीज। और जो नई रेशियो है उनके प्राइसेस की वो बन गई 11:20। हमसे पूछा गया है ओरिजिनली जो प्राइस थे घरों के वो कितने थे। तो हम लेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो था घर का वो हमने मान लिया 16x एंड 23x। ओके, अब देखो फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट घर के जो प्राइस था उसमें हाइक कितना आया, 16x तो था ही ऑलरेडी, बट इसका 16x का 10% इंक्रीमेंट हुआ है उस घर में। क्लियर हो गया है क्या सबको ये बात, कि 10% बढ़ गया है। तो बढ़ किस में गया है, ओरिजिनल प्राइस में। दूसरे वाला घर जो था वो था 23x का, और इसकी महंगाई हुई थी 477 रुपीज की। और न्यू प्राइजेस की जो रेशियो थी वो आई थी 11:20। अब हम ये समझते हैं कि 16x का 10% कैसे निकाला जाएगा, 10% को कन्वर्ट करते हैं ऐसे, तो ये बन गया 1.6x। ओके, तो ये चीज बन जाएगी 16x प्लस 1.6x, और नीचे क्या आ जाएगा, 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। तो ऊपर हमारा बन जाएगा 17.6x, और नीचे सेम चीज चलेगी, 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, वहां से आपकी आ जाएगी x की वैल्यू, वो आ जाएगी 53। कितनी आ जाएगी, 53। 53 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको ओरिजिनल प्राइजेस निकालने थे घरों के, वो क्या थे, 16x एंड 23x। तो यहाँ पे अपनी x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा 848 और दूसरा आ जाएगा 1219 रुपीज। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट। मैं अपने अलग तरीके से कराऊंगी ये क्वेश्चन, जैसा बुक वालों ने कर रखा है हम वैसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, वैसे सॉल्यूशन इसका नहीं करने वाले हम। सो लेट्स सी कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें
एक सिंपल सी फंडा हम समझते हैं। लेट सपोज कि मेरी फैक्ट्री है, एंड मेरी फैक्ट्री के अंदर 10 वर्कर्स काम करते हैं, एंड एक वर्कर की जो सैलरी है ना, 1 वर्कर की सैलरी वो है 50 रुपीज, लेट्स से। तो मैं अगर टोटल एक्सपेंस अपना देखूं सैलरी की वजह से, वो कितना हो जाएगा? एक बंदे की सैलरी है 50, 10 बंदे काम करते हैं, तो मेरा 500 रुपए का खर्चा है। मैंने क्या किया, जितने बंदे मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे थे उसको उसकी सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल वेजेस, कि मेरे को टोटल वेजेस जो है मेरी सैलरी के ऊपर जो है पैसे कितना एक्सपेंड करना पड़ रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि फाइंड इन व्हाट रेशो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इस बात को ध्यान से समझना कि हमसे पूछा गया है कि किस रेशो के अंदर इंसान की, जो भी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी टोटल वेजेस इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, उसकी रेशो बतानी है। मतलब दो सिनारियो दे रखे होंगे हमें, ठीक है, उन सिनारियोस को एनालाइज करके मेरे को ये बताना है कि टोटल वेजेस की क्या रेशो आएगी इन द एंड। ओके, अब देखो, मैंने क्या किया, मेरी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे, उनमें से उन वर्कर्स को निकाल दिया जो सही से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो सही से काम नहीं कर रहे थे तो मैंने उनको निकाल दिया अपनी फैक्ट्री से। निकाला तो मैंने फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उनका नंबर कम कर दिया, और जो मेरी वेजेस थी ना, जो वर्कर अच्छे से काम कर रहे थे उनकी वेजेस को बढ़ा दिया। ये सिनेरियो है। देर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, किस रेशो में रिडक्शन हो रहा है? 15:11 में। और इंक्रीमेंट हो रहा है वेजेस का, वो हो रहा है 22:25 में। इस क्वेश्चन को करते हैं। हम मान लेते हैं कि ओरिजिनली वर्कर्स जो थे वो कितने वर्कर काम कर रहे थे? 15x, हमने मान लिया कि 15 वर्कर्स काम कर रहे थे। और अब नंबर मैंने घटा दिया तो नंबर ऑफ न्यू वर्कर्स बन गए मेरे 11x। इतना आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। अब उनकी वेजेस देखते हैं। तो ओरिजिनली जो मैं सैलरी दे रही थी, उनको तनख्वाह दे रही थी, वेजेस दे रही थी, वो कितनी दे रही थी? 22:25 में हुआ है, तो मैं इसको मान लेती हूँ 22y। मैंने y क्यों लिया? क्योंकि x जो था वो नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए था, और वेजेस की हम बात कर रहे हैं तो y मान लिया। न्यू वेजेस अगर मुझे निकालना है तो वो आ गई 25y। आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं ओरिजिनल टोटल वेज अपना निकालूं कि मेरा टोटल कितना खर्चा हो रहा था, तो मैं क्या मानूंगी कि इतने बंदे मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे थे और इतनी सैलरी थी एक बंदे की। और न्यू टोटल वेज अगर मैं निकालूं तो न्यू वर्कर्स हैं 11x, और उनकी सैलरी कितनी है? 25 है। और हमें जो सैलरी, जो रेशो निकालनी थी वो टोटल वेजेस की ही निकालनी थी, तो इन दोनों की ही हमें रेशो निकालनी है। एक्स से एक्स जाएगा, वाई से वाई जाएगा, ये 2 की टेबल पे चला जाएगा, और 5 की टेबल पे कट जाएगा, ये 3 पे और ये 5 पे। तो ये क्या आ गया? 6/5। तो ये रेशियो क्या बन जाएगी? 6:5। जो हमारी टोटल वेजेस की रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगी? 6:5। आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे बुक वालों ने कर रखा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीजों से। इनवर्स आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको बोला गया कि दो क्वांटिटीज ये दे रखी हैं, एंटीसीडेंट ये है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ एंटीसीडेंट क्या होता है, ऊपर वाला, और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, नीचे वाला। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्वांटिटीज की रेशियो ये है, उसके इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब नीचे वाला इतना है, तो एंटीसीडेंट क्या होगा। क्वाइट इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो कंपाउंडेड निकालना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ रेशो कंपाउंडेड का क्या मतलब होता है। सारी रेशोज जो भी आपको दे रखी है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? जो भी रेशो दे रखी है उसको स्क्वायर कर दो। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? जो भी रेशो दे रखी है उसका अंडर रूट ले लो। ट्रिप्लीकेट का मतलब उसको क्यूब कर दो उसका, या 3 बारी मल्टीप्लाई कर दो। अगेन, सब ट्रिप्लीकेट का क्या मतलब होगा ये मैं आपको एक बारी करके दिखा देती हूँ। सब ट्रिप्लीकेट के अंदर हम क्या करते हैं? 8 का क्यूब रूट लेते हैं, और इसका क्या है नेक्स्ट है 27 का क्यूब रूट, सब ट्रिप्लीकेट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8 की पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा 27 की पावर 1/3। जिसको डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट कर सकता है कि 8 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2, और 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3। बट जिस बच्चे को नहीं पता है मैं उसको बता देती हूँ। इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ और ये 1/3 है। इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ और ये पावर 1/3 है। पावर के ऊपर पावर हो जाती है मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो ये न्यू रेशो बन जाएगी 2:3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3। तो इसका आंसर बन जाएगा आई गेस ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बोला हुआ है रेशो कंपाउंडेड निकालना है 4:9 का और इसके डुप्लीकेट का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डुप्लीकेट निकालोगे और फिर इसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। कंपाउंडेड रेशो निकालनी है 4:9 की, तो नॉर्मल आएगी ये तो। 3:4 का डुप्लीकेट होगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट होगा, और 9:7 का कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके आगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा। बच्चे इसका भी क्या कर देते हैं, ट्रिप्लीकेट ले लेते हैं या डुप्लीकेट कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। अब 11th क्वेश्चन है कि रेशो कंपाउंडेड निकालनी है, बिल्कुल सेम है। 12th क्वेश्चन आता है। 12th क्वेश्चन, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाए कि आपको A:B दे रखी है और आपको ऐसी कोई रेशो निकालनी है, तो आपका सिंपल सा फंडा ये रहेगा कि A की वैल्यू दे रखी है 3 और B की वैल्यू है 4। इसको यहाँ पे A को 3 और B को 4 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स A की वैल्यू 3 +3 इंटू बी की वैल्यू 4, ऐसे ही नीचे वाले में पुट कर दो 3, और ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू नंबर्स जिनकी रेशो है 2:3। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो इसको, तो आप पहले चेक कर लो कि ऑप्शन ए 2:3 में है, यस 8 की टेबल पे कट रहा है, 2:3 है। यहाँ पे देखो 4:6, तो ये भी है 2:3, यहाँ पे भी है 2:3। इतने पार्ट से तो कोई भी ऑप्शन रिजेक्ट नहीं हुआ। आगे चलो, 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उनकी रेशो क्या बन जाएगी, 3:5। क्या बन जाएगी, 3:5। ऑप्शन नंबर 1 में 4 सब्ट्रैक्ट करो, 16 - 4 एंड 24 - 4, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 20, और यही कट हो गया 4 की टेबल पे, क्या बन गया 3:5। तो ए ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से अप्रोच कर रहे हो, तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि सारे एंगल्स का सम जो ट्रायंगल का होता है वो 180 डिग्री होता है। कभी कभी एग्जामिनर आपके माइंड से प्ले करेगा, वो आपको जानबूझ के रेशो तो दे देगा बिल्कुल सेम 2:7:11 में, पर उनका सम जो होगा वो 180 नहीं बन रहा होता। एग्जाम प्रेशर में बच्चा ये गलती कर देता है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना। सम चेक कर लेना सबसे पहले तो ऑप्शंस में से कि सबका सम 180 बन रहा है, इसमें आई गेस सब ऑप्शंस का सम 180 बन जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन से एंगल 2:7:11 में है। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है नहीं है, ये भी डायरेक्टली दिख रहा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आई गेस सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला था ऐसे ही है कि आपके पास टोटल 324 रुपए हैं। एक्स और वाई के बीच में पैसा बांटना है आपको 11:7 में, तो कितना पैसा एक्स और वाई को मिलेगा भाई। एक्स कितना है 11, और नीचे क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 324। आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है, वो हम समझते हैं क्या कह रहा है ये। आनंद जो है वो अर्न करता है 80 रुपए 7 घंटे में, 80 रुपीज अर्न करता है 7 आवर्स में। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि 7 घंटे काम करता है तो 80 रुपए कमाता है। ओके। सेम प्लेस पे प्रमोद जो है वो 12 घंटे काम करता है और 90 रुपए कमाता है। कितने घंटे काम करता है, ये आनंद की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे प्रमोद की बात कर लेते हैं कि वो 12 घंटे काम करता है और 90 रुपए कमाता है। अगर अब देखो, हमें इनकी रेशो लेनी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि रेशो जो होती है वो कब ली जाती है, जब उनका क्या हो, सेम यूनिट्स और सेम कंपैरिजन करने के लिए मेरे को उसको सेम प्लेस पे लेके आना पड़ेगा। ये 7 घंटे की बात कर रहा है, ये 12 घंटे की बात कर रहा है, तो मैं इसका पहले 1 घंटे का टाइम निकाल लूंगी 80/7, और इसका भी 1 घंटे का टाइम निकाल लूंगी 90/12, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दूंगी। 80/7 और 90/12, आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगेन इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x/y दे रखा है, और इसकी वैल्यूज आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूट कर दो। x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4, आपका आंसर आ जाएगा। 18th क्वेश्चन अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो देखो, आप बता देती हूँ मैं आपको कि P/Q जो है वो दे रखा है आपको 11:12। P/R जो है वो हमें दे रखा है क्या, 9:8, और हमें निकालना है Q/R। मुझे Q ऊपर चाहिए और R नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूं, इस रेशो का इनवर्स लेके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा काम बन जाएगा। Q/P और P/R, P से P क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरा रेशो बन जाएगा। तो वही हमें करना है।
12/11, और ये नॉर्मल था, इसका तो इनवर्स लिया था और इसको नॉर्मल लिया था हमने। जो कट रहा काट दो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। ये वाले दो क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करने वाले हैं। यूजुअली पेपर में इतना ऐसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं आता, पर अगर आ भी जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि पी रेशियो क्यू जो है वो सब डुप्लीकेट है इसका। क्या है? सब डुप्लीकेट किसका? तो पी रेशियो क्यू जो है वो सब डुप्लीकेट है, मतलब अंडर रूट दे रखा है पी माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसका क्या आ जाएगा? क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का। आप इसको सॉल्व कर दो और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लो। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में तो आप मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगी। 2s और 3t जो है वो डुप्लीकेट रेशियो दे रखे हैं किसके? तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर कर दो 3t माइनस p, और इसका आपको क्या कर देना है? स्क्वायर। ऊपर नीचे स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट अगेन सिंपल क्वेश्चन है। पी रेशियो क्यू दे रखा है, एक्स रेशियो वाई दे रखा है। पी की जगह 2, क्यू की जगह 3, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 5। ये सब पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नंबर बताना है, क्या सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से कि जो रेशियो है मेरी ये बन जाए। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ओरिजिनल रेशियो दे रखी है 19/31। ऊपर नीचे मैं ऐसा क्या नंबर माइनस करूं कि जो मेरी नई रेशियो है वो मेरी 1:4 बन जाए। पहले ऑप्शन से चलते हैं, 15 15 माइनस करके ऊपर क्या बन जाएगा? 4, और नीचे क्या बन जाएगा? 31 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो तो बन जाएगा 16, और रेशियो क्या बन गई? 1:4। तो यही ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जांपल्स में, बिल्कुल सेम है वही। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बस एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के क्या होता है? बराबर। दो ट्रेन हैं, उनकी रेशियो दे रखी है हमें 7:8 के अंदर। सेकंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। तो सेकंड ट्रेन की मैं स्पीड निकाल सकती हूँ। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कैसे निकल सकता है? डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये आ जाएगा, 400 किलोमीटर चल रही है और 5 घंटे में कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड मुझे पता है, फर्स्ट ट्रेन की मुझे निकालनी है, ये 10 पे कट हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? 70 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स ऑफ प्रोपोर्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।